हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पब्लिक फाइनेंस से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोक वित्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और हमारा जो मेन सब्जेक्ट क्या है, हम इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो, उस इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम सीधा अपनी क्लास पर चलते हैं। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? व्यय और कराधान के पुराने स्तर से नई और उच्च स्तर की ओर संचालन को क्या कहा जाता है? क्या है? व्यय और कराधान के पुराने स्तर से नए और उच्च स्तर की ओर संचालन को क्या कहा जाता है? हमारा ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संकेंद्रण प्रभाव, दूसरा है निरीक्षण प्रभाव, तीसरा है विस्थापन प्रभाव और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, हमारा जो इसमें से राइट आंसर है वो है हमारा विस्थापन प्रभाव। व्यय और कराधान के पुराने स्तर से नए और उच्च स्तर की ओर संचालन को क्या कहा जाता है? विस्थापन प्रभाव। विस्थापन प्रभाव यानी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखिए, ये हमारे संकेंद्रण प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और विस्थापन प्रभाव, ये तीनों जो प्रभाव है, ये तीनों किससे संबंधित है? वाइजमैन पिकोक परिकल्पना से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाइजमैन पिकोक परिकल्पना से संबंधित है ये तीनों प्रभाव। और इसमें से विस्थापन प्रभाव का क्या अर्थ है कि जैसे यहाँ पर इस साइड में दिया गया है समय और इस साइड में क्या दिया गया है? जैसे इसमें सार्वजनिक व्यय दिया गया है। क्या दिया गया है? सार्वजनिक व्यय। तो वाइजमैन पिकोक के अनुसार क्या है कि जो सार्वजनिक व्यय है वो झटके के रूप में बढ़ता है, यानी सीडी जैसे सीडी होती है ना, सीडी वैसे ही एक झटके में बढ़ता है। जैसे माना कि इस लेवल पर सार्वजनिक व्यय बना हुआ है, माना कि ये क्या है? सार्वजनिक व्यय 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सार्वजनिक व्यय यानी सरकार का व्यय बना हुआ है। फिर जैसे अचानक जैसे देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो ये अचानक एकदम से सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है, जैसे एकदम से 2 करोड़ पर चला गया, फिर इस लेवल पर बना रह जाता है। फिर अगर कोई उथल पुथल हुई, जैसे युद्ध या बाढ़ की स्थिति, ऐसे कोई अकाल या कोई भी स्थिति उत्पन्न हुई तो फिर एकदम झटके से बढ़ जाता है 3 करोड़ 4 करोड़, ऐसे मतलब एक झटके में बढ़ता है। तो ये क्या है? सीडी के रूप में बढ़ता है। क्या है? सीडी के रूप में बढ़ता है, ये निरंतर रूप से नहीं बढ़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वाइजमैन पिकोक विस्थापन प्रभाव। विस्थापन प्रभाव का मतलब क्या? देखो, व्यय और कराधान के पुराने स्तर से, ये क्या है? व्यय और कराधान का पुराना स्तर। 1 करोड़ क्या है? व्यय और कराधान का पुराना स्तर। और इससे क्या है? नया और ये उच्च स्तर। ये क्या है? नया स्तर जो क्या है? उच्च है। तो यहाँ से यहाँ पर आना क्या है? यहाँ से यहाँ पर आना क्या है? विस्थापन प्रभाव। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर जाना क्या है? विस्थापन प्रभाव। यह था हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या है हमारा? 3, यानी विस्थापन प्रभाव। एलन टी पिकोक और जैक वाइजमैन ने वर्ष 1961 में विस्थापन प्रभाव प्रस्तुत किया। कब किया विस्थापन प्रभाव प्रस्तुत? 1961 में, ये सन याद रखना। जिसके अनुसार युद्ध के समय अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कर की दरों में वृद्धि की जाती है और रक्षा व्यय में वृद्धि की जाती है। जैसे ये यहाँ स्तर से इस स्तर पर जाना, यहाँ पर क्या है? कर और व्यय दोनों कम है और यहाँ पर कर और व्यय क्या है? सार्वजनिक व्यय दोनों अधिक है। तो दोनों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इस विस्थापन प्रभाव के बारे में और भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारे विस्थापन प्रभाव के बारे में ही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, सार्वजनिक व्यय में संकेंद्रण और विस्थापन प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या है सार्वजनिक व्यय में, एक तो क्या है संकेंद्रण प्रभाव, क्या है संकेंद्रण प्रभाव, संकेंद्रण प्रभाव और विस्थापन प्रभाव, ये किसने दिया, तो ये दिया एलन टी पिकॉक और जैक वाइजमैन। हमारा ए ऑप्शन सही है। ये हमारा यूजीसी नेट के तीसरे पेपर में आया जनवरी 2017 में। तो ये मैंने पहले प्रश्न में बता दिया कि एलन टी पिकॉक और जैक वाइजमैन, यानी वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना, इसमें कितने प्रभाव होते हैं, 3 प्रभाव। एक होता है संकेंद्रण प्रभाव, दूसरा है विस्थापन प्रभाव और तीसरा होता है निरीक्षण प्रभाव। कौन सा, निरीक्षण प्रभाव। तो इन तीनों का संबंध किससे है, वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना से। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, पिकॉक और वाइजमैन अवधारणा की में वर्णित विस्थापन प्रभाव का अर्थ है। तो यहाँ पर वापस विस्थापन प्रभाव के बारे में पूछा है। तो देखो विस्थापन प्रभाव क्या है, लोक व्यय के पुराने स्तर से नए और उच्च स्तर की ओर जाना क्या है, विस्थापन प्रभाव। तो ये हमारा बी ऑप्शन से है, लोक व्यय और कराधान के पुराने रुझान से नए तथा उच्च स्तर की ओर गमन क्या है, विस्थापन प्रभाव। ये हमारे पहले क्वेश्चन में ही हम ये पढ़ चुके हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये हमारा दिसंबर 2014 में आया हुआ नेट एग्जाम में क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है पिकॉक और वाइजमैन परिकल्पना में व्याख्यायित संकेंद्रण प्रभाव का तात्पर्य है। अब देखिए संकेंद्रण प्रभाव, पहले हमने विस्थापन प्रभाव देखा था, अब किसके बारे में पूछा, संकेंद्रण प्रभाव। तो देखिए संकेंद्रण प्रभाव का अर्थ क्या होता है कि जो राज्य सरकारें होती है, देखिए एक तो क्या होता है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। एक तरफ क्या है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें, और दूसरी है केंद्र सरकार। क्या है, केंद्र सरकार। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना में संकेंद्रण प्रभाव का क्या मतलब है कि जो केंद्र सरकार है उसका जो व्यय है माना कि 10% से बढ़ रहा है, और राज्य सरकारों का व्यय कितना, जैसे 6% 7% बढ़ रहा है। यानी राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के व्यय की तुलना में केंद्र सरकार का व्यय अधिक बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। अगर माना कि ये व्यय अगर 10% से बढ़ रहा है तो ये 20% से बढ़ेगा, यानी केंद्र सरकार का जो व्यय है स्थानीय सरकारों और राज्य सरकार की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तो अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रीय सरकारों यानी राज्य सरकारें आ गई इसमें की तुलना में केंद्रीय सरकार की आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। यानी उपराष्ट्रीय सरकार यानी राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार की आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारा सी ऑप्शन सही है। ये वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना से संबंधित नोट्स है, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित इस परिकल्पना का प्रतिपादन जैक वाइजमैन और एलन टी पिकॉक ने किया, और ये किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित। प्रश्न पूछ सकता है कि वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना का संबंध किससे है, तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से है। और इसमें कौन कौन से प्रभाव दिए गए हैं, विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और संकेंद्रण प्रभाव। अब देखिए इन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, यूके में सार्वजनिक व्यय का 1890 से 1955 तक अवधि के लिए अध्ययन पाया कि सार्वजनिक व्यय निरंतर और शांत तरीके से नहीं बढ़ता, बल्कि झटकेदार और स्टेप लाइक फैशन से बढ़ता है। तो वाइजमैन पिकॉक के अनुसार सार्वजनिक व्यय कैसे बढ़ता है, एक शांत तरीके से ऐसे एक लाइन के रूप में नहीं बढ़ता, बल्कि कैसे बढ़ता है, झटके के रूप में बढ़ता है। जैसे ये एक लेवल पर बना हुआ फिर एक झटके से ऊपर चला गया, फिर लेवल पर बना हुआ फिर एक झटके से ऊपर चला गया, ऐसे सीडी के रूप में बढ़ता है सार्वजनिक व्यय। तो ये है वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो ये किया है डाल्टन ने। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है,
डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को किसके आधार पर वर्गीकृत किया? आय के आधार पर। अब देखिए, सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर डाल्टन ने वर्गीकृत किया है। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में। पहला क्या है? प्रतिगामी व्यय, दूसरा है आनुपातिक व्यय और तीसरा है प्रगतिशील व्यय। पहला क्या है? प्रतिगामी। क्या है? प्रतिगामी व्यय में क्या है? प्रतिगामी व्यय में अगर आय आपकी कम है, कम आय, जिनकी आय कम है उनको क्या मिलेगा? कम लाभ, और जिनकी आय अधिक है उनको अधिक लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या है? अधिक आय, इसमें किसको लाभ मिलेगा? जिसकी आय अधिक है उसको अधिक लाभ। यानी जो प्रतिगामी व्यय है उसमें क्या है? जो लोग धनी है, जो पैसे वाले हैं उनको ही अधिक लाभ मिलेगा, गरीबों को लाभ कम मिलेगा। तो प्रतिगामी व्यय ये एक तरह से सही नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। और दूसरा क्या है? आनुपातिक व्यय। दूसरा क्या है? आनुपातिक व्यय। अब देखिए, आनुपातिक व्यय में क्या है? जिसकी आय जितनी होगी उसको उसी अनुपात में सार्वजनिक व्यय का लाभ मिलेगा। यानी देखिए, अगर किसी की आय कम है, जिसकी मतलब कुल मिला के जितनी आय है उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी राष्ट्रीय आय में जितना योगदान देगा उसी को उसी अनुपात में क्या मिलेगा? सार्वजनिक व्यय का लाभ मिलेगा। और जो प्रगतिशील व्यय में क्या है? जो गरीब है, प्रगतिशील व्यय में क्या होगा? जो गरीब है, जिसकी आय कम है उसको अधिक लाभ मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि डाल्टन के अनुसार वर्गीकृत सार्वजनिक व्यय के जो 3 भाग है उनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है अर्थव्यवस्था के लिए? तो ये कौन सा उपयुक्त है? प्रगतिशील व्यय, क्योंकि इसमें गरीबों को क्या मिलता है? अधिक लाभ मिलता है सार्वजनिक व्यय से। तो ये हमारा था क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, हमारा 6ठा प्रश्न है, कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये किसने की है? AP लर्नर। ये हमारा उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने प्रतिपादित की या किसने दी? तो AP लर्नर, इन्होंने कार्यात्मक वित्त की अवधारणा दी है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब्बा लर्नर द्वारा कार्यात्मक वित्त की धारणा विकसित की गई है। किसके द्वारा? अब्बा लर्नर, यानी AP लर्नर, अब्बा P लर्नर। और कार्यात्मक वित्त एक हेटेरोडॉक्स समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में असुरक्षा है, यानी उथल पुथल है, जैसे मुद्रास्फीति, मंदी है, या कोई भी समस्या है, तो उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? उसको सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से। किससे समाप्त किया जा सकता है? सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से उसको समाप्त किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से आर्थिक असुरक्षा को समाप्त किया जा सकता है। यानी जैसे मंदी, बेरोजगारी है या मुद्रास्फीति है, इन स्थितियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से। इस अवधारणा के अनुसार सरकार को व्यापार चक्र को नियंत्रित करने, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने, मुद्रास्फीति को कम करने तो वित्त का उपयोग करना चाहिए। यानी देखिए, ये सिद्धांत क्या बताता है कि सरकार को व्यापार चक्र को नियंत्रित करने है या पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है, आर्थिक वृद्धि करनी है और मुद्रास्फीति को कम करना है, तो इस हेतु किसका उपयोग करना चाहिए? वित्त का उपयोग। यानी जैसे करों को बढ़ाना, कम करना, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना, कम करना, इन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, कार्यात्मक वित्त सिद्धांत। कार्यात्मक वित्त 3 प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। पहला क्या है? करों को बढ़ाने व कम करने के माध्यम से उपभोक्ता खर्च को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दूर करना सरकार की भूमिका है। यानी देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? करों को बढ़ाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए?
सरकार को करों को, टैक्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और अगर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को टैक्स को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो इसी प्रकार करों को बढ़ाने और घटाने के माध्यम से सरकार उपभोक्ता खर्च को भी नियंत्रित कर सकता है और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को भी नियंत्रित कर सकती है। अब देखिए, सरकार उधार लेने और उधार देने का उद्देश्य ब्याज दरों, निवेश दरों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। यानी सरकार जो भी उधार देती है या उधार लेती है, उसके माध्यम से सरकार ब्याज दरों को प्रभावित करती है, निवेश दर को भी प्रभावित करती है और मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करती है। सरकार को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पैसे को प्रिंट करना और जमा करना और नष्ट करना चाहिए। यानी सरकार को आवश्यकता पड़ने पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या कोई भी समस्या है उसको नियंत्रित करने के लिए पैसों को प्रिंट भी करना चाहिए और जो अतिरिक्त पैसा हो गया अगर इकोनॉमी में तो उसको नष्ट भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कार्यात्मक वित्त की अवधारणा। कार्यात्मक वित्त बेरोजगारी को कम करने के प्रभावी तरीके के रूप में सरकारी घाटे के खर्च को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। अब देखिए, लर्नर बेहद प्रभावशाली अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के अनुयायी थे। जो लर्नर थे वो किसके अनुयायी थे, किन्स के, जॉन मेनार्ड किन्स। लर्नर किसके अनुयायी थे, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुयायी थे। उनके कुछ विचारों को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में मदद की। यानी जो लर्नर थे उन्होंने किन्स के विचारों को क्या बनाया, लोकप्रिय, विकसित किया है आगे और लोकप्रिय बनाया। और देखिए, जो किन्स थे, किन्स भी किसके समर्थक थे, सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक थे। किन्स क्या थे, सरकार द्वारा आर्थिक हस्तक्षेप नीतियों का प्रयोग करने के इष्टतम आर्थिक प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। यानी सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को उपयुक्त तरीके से चलाया जा सकता है। यानी किन्स भी क्या थे, सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक थे और इसे मांग पक्ष का सिद्धांत माना जाता है। तो ये थी लर्नर की कार्यात्मक वित्त की अवधारणा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।